हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है डिजिटल एनसीईआरटी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स, यानी कि आज की क्लास ख़त्म होते ही हमारी क्लास 9th भी साथ ही साथ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी कर लिए हैं और आज हमारी इकोनॉमिक्स भी जो है फिनिश हम कर देंगे। 4 ही चैप्टर हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। कल से हम क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे सेम इसी तरह से, लेकिन इसमें क्लास 10th में एक दिक्कत आएगी कि पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ेंगी क्लासेज हमें, क्योंकि उसमें ना एक तो चैप्टर्स भी लेंथी हो जाएंगे, तो 50 मेन पॉइंट्स उठा करके हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा बने, तो एक तो ये दिक्कत भी आएगी, चैप्टर भी लंबे हो जाएंगे और एक चैप्टर ज़्यादा भी होंगे ना ऐड। ऐसे नहीं है कि 4-5 में ही पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, 4-5 चैप्टर में ही 10 से 11 चैप्टर्स आपको ज्योग्राफी में मिलेंगे, सेम हिस्ट्री में, सेम पॉलिटिकल साइंस में। और इसी तरह से चैप्टर्स जो है उनकी लेंथ भी ज़्यादा होगी, लंबी। तो इसलिए जो है हमें एक ही, जैसे कि ज्योग्राफी होगी तो 2 से 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे, तब जाके ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर एक ही वीडियो में मैं दे सकती हूँ आपको मोटी मोटी चीज़ें निकाल करके और एक ही क्लास में डाल करके बोल दूँगी कि पूरी क्लास 10th हो गई, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हम चीज़ों को गहराई से ना समझ लें ना, तो एग्ज़ाम में वही चीज़ें आ जाती हैं। और हम जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़कर नहीं जाते हैं, सेम चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, हर बार नए क्वेश्चन भी बनते हैं। आप सभी को पता है, आप CTET में PYQ रिपीट हो जाते हैं, लेकिन HTET में ऐसा नहीं होता है, हर बार नए क्वेश्चन बनते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसा लगा लो जो कि आपको PYQ से देखने को मिलेंगे। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन से आपका जो है HTET क्लियर होने वाला भी नहीं है, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स, पालमपुर गांव की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन के रूप में लोगों के बारे में, निर्धनता एक चुनौती के बारे में, और भारत में खाद्य सुरक्षा इसके बारे में। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि PYQ में लास्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पालमपुर की सैर करते हैं। पहला है पालमपुर गांव का परिचय, यानी कि कोई भी रियल गांव नहीं है, ये कोई भी असली गांव नहीं है, बल्कि हमने भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पे गांव लिया है पालमपुर। मुख्य क्रिया यहाँ पर क्या करते हैं लोग, समझ लो। आप पालमपुर गए हो, वहाँ पे आप पूरे गांव का दौरा करोगे और देखोगे कि इस गांव में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे कितने हॉस्पिटल यानी अस्पताल हैं, कितने सरकारी स्कूल हैं, कितने प्राइवेट स्कूल हैं, कितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उस गाँव में देख करके आओगे। तो इस गाँव का नाम है पालमपुर। यहाँ पे ज़्यादातर लोग, यानी कि लोगों का मुख्य काम है खेती। यहाँ पे खेती करते हैं सभी लोग। गैर कृषि यानी खेती के अलावा भी कुछ काम है, तो गैर कृषि क्रियाएं यहाँ पर डेयरी है, परिवहन है और छोटी छोटी दुकानें भी हैं, वहाँ पर भी लोग काम करते हैं। कनेक्टिविटी यानी कि गांव जो पालमपुर है वो अपने आसपास में किन गांवों से या शहरों से जुड़ा हुआ है, तो रायगंज गाँव, बड़ा गांव है एक रायगंज, इससे कनेक्ट है। साथ ही एक कस्बा है शाहपुर, इससे भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़कों की बात करें तो पालमपुर गांव समझ करके कच्ची सड़कें मत करना, यहाँ पे पक्की सड़कें हैं और हर मौसम में वो काम करती हैं अच्छी तरह से। बिजली की बात करें तो पालमपुर के अधिकांश घरों में बिजली है और इसका इस्तेमाल नलकूपों, जो ट्यूबवेल होते हैं ना उनको, और छोटे छोटे व्यवसाय में बिजली का उपयोग करते हैं। शिक्षा की बात करें तो गांव में दो सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं, 2 प्राइमरी हैं और एक सेकेंडरी यानी हाई स्कूल है। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। जाति संरचना, पालमपुर गांव की जाति संरचना की बात करें तो गांव में लगभग कितने हैं, 450 से परिवार हैं, जिनमें उच्च जाति और दलित यानी SC शामिल, दोनों ही शामिल हैं। उच्च जाति के लोग भी हैं और SC भी शामिल है। मकानों की स्थिति कैसी है, उच्च जाति के मकान ईंट और सीमेंट के बने हैं, जबकि गरीबों के घर मिट्टी के और फूस के बने हुए हैं। फिर उत्पादन का संगठन, इसकी बात करेंगे तो उत्पादन का जो लक्ष्य है वो ऐसी वस्तुएं और सेवाएं बनाना जिनकी हमें ज़रूरत होती है, नीड के अनुसार चीज़ें बनाना। भूमि, लैंड की बात करें तो उत्पादन का जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन क्या है, भूमि है। श्रम यानी लेबर की बात करें तो काम करने वाले लोग और कुछ कामों में पढ़े लिखे और कुछ में शारीरिक मेहनत वाले लोगों की भी ज़रूरत होती है, यानी कि कुछ में पढ़े लिखे की जो है नीड होगी, कुछ में शारीरिक बल की जरूरत होगी, उसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। फिर भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल की बात करें तो उत्पादन के हर स्तर पर लगने वाली लागत है। स्थायी पूंजी यानी कि फिक्स्ड है, ये पूछी गई आपकी। स्थायी पूंजी
क्या है या स्थायी पूंजी में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है। तो औजार, मशीनें और इमारतें जो सालों साल चलती रहती हैं, जिनको हम सिर्फ एक बार यूज करके छोड़ देना, वो हो जाएगी अस्थायी। स्थायी पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, जो सालों साल चलती रहती है, हम उसको बार बार यूज करते हैं, यानी कि औजार हो गए, मशीनें हो गई, इमारतें होगी, घर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है स्थायी पूंजी में। कार्यशील पूंजी पूछ ले, अगर वर्किंग कैपिटल पूछ ले तो कच्चा माल है, हम जैसे यूज कर देते हैं ना, फिर आता रहता है, फिर हम यूज कर लेते हैं, इस तरह से कार्यशील पूंजी है, ये लगती रहती है। नगद पैसा हो गया, पैसा आया और गया, जो उत्पादन के दौरान खत्म हो जाते हैं। मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ज्ञान हो गया, उद्यम हो गया, जो भूमि है वो श्रम और जो पूंजी को एक साथ ला करके उत्पादन संभव बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मानव पूंजी। भूमि की सीमा, खेती के लिए भूमि स्थिर होती है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते कि खेती के लिए इतना एरिया है, ये फिक्स्ड है, हम इसको ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। मानक इकाई की बात करें तो भूमि मापने की जो मानक इकाई है वो हेक्टेयर में है। स्थानीय इकाइयों की बात करें तो गांव में जमीन को बीघा या फिर गुंठा जैसी इकाइयों में भी मापते हैं। जैसे हम मापते हैं ना, मेरे को गुंठा के बारे में तो नहीं पता, लेकिन बीघा के बारे में बताया है। 6 बीघा हो गई किसी के पास में 10 बीघा है, किसी के पास में 8 बीघा है, तो छोटे छोटे इन खेतों को बीघा के रूप में मापते हैं। फिर है खेती में सुधार और आधुनिक तरीके क्या हैं। तो उन्होंने जैसे टाइम के साथ साथ चेंज आते हैं ना, हर टाइम हर चीज़ में, वैसे ही खेती के मामले में क्या सुधार आए टाइम के साथ। तो बहुविध फसल प्रणाली, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साल में एक ही जमीन पर एक से ज़्यादा फसल उगाना। फिर परंपरागत बीजों का उपयोग किया गया। पुराने ज़माने के जो बीज थे जिनमें सिंचाई की कम ज़रूरत होती थी लेकिन पैदावार भी कम होती थी, अभी जो है एडवांस चीज़ें आ गई हैं, बीज भी ऐसे आ गए हैं जिनमें सिंचाई भी, जैसे कि सिंचाई के साथ पैदावार दुगनी देंगे वो। हरित क्रांति के टाइम में इन बीजों का उपयोग किया गया था। 1960 के दशक के अंत में खेती के आधुनिक तरीकों की शुरुआत हुई थी और ये वाले बीज थे HYV, अधिक उपज देने वाले जो बीज थे उनको नाम दिया गया। फिर है सिंचाई, यानी कि HYV बीजों को अधिक पानी की जरूरत होती है, जिनके लिए नलकूपों का इस्तेमाल बढ़ा और फसल भी अच्छी होती है इनसे। रासायनिक उर्वरक, यानी कि पैदावार बढ़ाने के लिए खाद की बजाय केमिकल्स का इस्तेमाल करने लगे। कीटनाशकों का उपयोग करने लगे, फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए दवाइयों का उपयोग करना। मशीनीकरण, यानी ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेसर, इनके आने से खेती का काम जो था वो जल्दी जल्दी होने लगा। सबसे पहले कहाँ पे आई थी, तो पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति का सबसे स्टार्टिंग जो प्रभाव था वो पंजाब, फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सबसे पहले आधुनिक खेती अपनाई गई थी। उपज में वृद्धि, जो पालमपुर है वहाँ पे गेहूं की पैदावार 1300 kg से बढ़कर 3200 kg प्रति हेक्टेयर हो गई थी। देख लो, दुगनी हो गई थी, दुगनी तिगनी। फिर खेती के दुष्प्रभाव और संसाधन की स्थिति, मिट्टी की उर्वरता, केमिकल्स, खाद के ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति थी वो कम होने लगी। कहीं ना कहीं इसके जो है नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ने लगे थे। फिर जल स्तर में भी गिरावट आई, ज़्यादा पानी यूज किया तो जल स्तर, यानी कि जो ज़मीन के नीचे का पानी था वो कम हो गया। पारिस्थितिकी नुकसान क्या हुआ कि एक ही बार प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाए तो इन्हें दोबारा बनाना मुश्किल हो जाता है, तो ये हमारी पारिस्थितिकी नुकसान भी थे। भूमि वितरण की बात करें तो पालमपुर के 150 परिवार जो थे दलित, उनके पास में ज़मीन ही नहीं थी। जिनके पास ज़मीन थी वो तो अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे ज़मीन पैदावार करके, लेकिन कुछ जो लोग ऐसे थे, यानी कि 150 परिवार जिनके पास में ज़मीन ही नहीं थी खुद की। छोटे किसान 240 ऐसे परिवार थे जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी। बड़े किसान 60 परिवार ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर खेती करते हैं। मजदूरी की समस्या, तो छोटे किसान अपने खेतों पर खुद काम करते हैं, जबकि जो बड़े किसान हैं मजदूरों को काम पर रखते हैं। न्यूनतम मजदूरी बात करें तो सरकार द्वारा जो तय की गई मजदूरी है उससे कम पर मजदूर काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। यानी कि सरकार ने मजदूरी तय कर दी है कि इतनी जो है हर एक मजदूर को एक दिन का इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना अपना काम निकलवा लेते हैं कम पैसों में, और उनको करना पड़ता है मजदूरों को, क्योंकि उनके पास में और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। ये सोच करके कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है पैसों के मामलों में। तो पूंजी की व्यवस्था की बात करें तो जो छोटे किसान हैं ऊंची ब्याज दर पर साहूकारों से कर्ज लेते हैं। बचत की बात करें तो बड़े और जो मंझोले किसान, बीच वाले जो होते हैं ना, उनको खेती से बचत होती है। बड़े और जो मंझले, यानी कि बीच की, मतलब ना ज़्यादा नीचे हैं, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है उनके पास में, फिर जिससे वे अगली फसल के लिए पूंजी जुटाते हैं। और अधिशेष या गैर कृषि क्रियाएं की बात करें तो जो बचता है अधिशेष,
परिवार की जरूरत के बाद में बचा हुआ जो अनाज होता है वो बाजार में बेच देते हैं। बाजार में बिक्री की बात करें तो पालमपुर के किसान रायगंज की मंडी में अपना बचा हुआ गेहूं बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? रायगंज की मंडी में। डेयरी की बात करें तो ये पालमपुर का एक मुख्य व्यवसाय है। डेयरी गैर कृषि कार्य है जहाँ पे लोग दूध को शाहपुर के व्यापारियों को बेचते हैं। लघु स्तरीय विनिर्माण की बात करें तो यहाँ पर घरों या फिर खेतों में बहुत छोटे स्तर पे उत्पादन होता है, जैसे कि गन्ना पेरने की मशीन हो गई, तो ये लघु स्तरीय विनिर्माण हो गई। दुकानदारी की तो कुछ लोग गांव में बस स्टैंड के पास में छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, जहाँ पे स्टेशनरी हो गई, खाने पीने का सामान मिलता है, चाय वगैरह के ऐसे हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं ना गांव में ठेले वगैरह लगाना, दुकान वगैरह, खोखे बोलते हैं जिसको शायद, है ना, छोटी छोटी दुकानों को। परिवहन रिक्शा हो गया, तांगा, जीप, ट्रक चलाने वाले जो लोग हैं वो पालमपुर को दूसरे शहरों से जोड़ते हैं। कंप्यूटर केंद्र की बात करें तो हाल ही के वर्षों में एक नया ट्रेंड गांव में कंप्यूटर सेंटर खुलना भी देखा गया है। यानी कि हमने वहाँ क्या देखा कि कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग डेयरी वगैरह चलाते हैं, कुछ लोग परिवहन यानी कि आने जाने के लिए परिवहन में भी काम करते हैं, ट्रक ले जाते हैं, सामान को ढो करके लेकर आते हैं। इस तरह से साथ ही साथ कंप्यूटर यानी कि टाइम के साथ सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हाल ही के वर्षों में एक नया ट्रेंड भी गाँव में कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ भी देखा गया है। पूंजी का निवेश कि वो कहाँ पे अपनी पूंजी का निवेश करते हैं, तो गैर कृषि कार्यों के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर आप डेयरी खोलना चाहते हो उसके लिए भी पैसे चलेंगे, वाहन चलाना चाहते हो तो आपको वाहन खरीदना पड़ेगा, किसी और का चलाओगे उससे अच्छा है आपका खुद का खरीदो, तो उसमें भी पूंजी लगानी पड़ेगी। तो कोई भी कार्य हो, आपको कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य, सभी के लिए क्या है, पूंजी की आवश्यकता होगी। रोजगार के अवसर, तो गैर कृषि कार्यों से गांव में खेती पर निर्भरता कम हो जाती है। अगर आपके पास में कृषि के अलावा गांव में और काम होंगे ना, तो खेती के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फिर है विकास का निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे, तो सड़क, बिजली और परिवहन के विकास से गांव की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। सड़कें होंगी तो लोग बाहर जाएंगे, काम करेंगे, ये सड़कों से और भी बहुत से काम निकल के आते हैं। बिजली होगी, बिजली से भी फायदा ही है गांव में। और फिर परिवहन, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उनको आर्थिक रूप से बेहतर बनाती है एक गाँव को। अगला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, संसाधन के रूप में लोग, यानी कि बुनियादी समझ क्या है इसकी। सबसे पहले है परिभाषा। संसाधन के रूप में लोग, इसका मतलब क्या है, देश के जो कामकाजी लोगों का उनके कौशल और क्षमताओं के आधार पर वर्णन करना कि उनके अंदर क्या कौशल है, क्या काबिलियत है, वो क्या कर सकते हैं, उस आधार पर लोगों को अलग अलग जो है करना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, जब लोग काम करते हैं और उत्पादन में योगदान देते हैं, यानी कि कितना उन्होंने उत्पादन किया है, भारत की GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें लोगों का योगदान है, कितने लोग कमाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें, हर इंसान की जो कमाई होती है ना, वो उतना ही उसमें योगदान करता है कहीं ना कहीं। तो इससे देश की आय में जो है बढ़ती है। मानव पूंजी की बात करें, ह्यूमन कैपिटल की, तो जब हम शिक्षा लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, चिकित्सा में निवेश करते हैं, तो जनसंख्या क्या होता है, मानव पूंजी में बदल जाती है। किसी भी हम शिक्षा ले रहे हैं, यानी कि कोई भी स्कूल में पढ़ने जाता है, हमने उसके ऊपर निवेश किया है, हमने उसके ऊपर पैसे लगाए हैं, वो उसकी फीस वगैरह दी है, बुक्स ली है, तो कहीं ना कहीं क्या किया, मानव पूंजी होगी ना वो, फिर वो पढ़ लिख करके कहीं जॉब करेगा, फिर पैसे कमाएगा, फिर जो भारत की या देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें उसका हिस्सा होगा, वो पैसे जमा उसकी कमाई से। तो इस तरह से वो क्या हो गया, किसी कहीं ना कहीं उसको प्रशिक्षण दिलवाएंगे, कोई भी काम में, चिकित्सा में निवेश करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, मानव पूंजी कहलाती है। निवेश का फल क्या मिलता है, अगर हम निवेश करते हैं तो उसका फल क्या मिलता है, जैसे कि ज़मीन हो गई, मशीनें होगी, वहाँ पे पैसा लगाने से हमको मुनाफा मिलता है। हम ज़मीन खरीदेंगे, हमारे पास और ज़्यादा ज़मीन होगी, फिर और ज़्यादा पैदावार होगी, और ज़्यादा लाभ होगा। उसी तरह से हम मशीनें ज़्यादा खरीदेंगे कहीं पर भी, तो मशीनों से जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी उतना ज़्यादा काम होगा, उतनी ज़्यादा कमाई होगी। तो वैसे ही लोगों को शिक्षा दिलानी या फिर उनकी सेहत के ऊपर हम निवेश करेंगे, अच्छी सेहत के लिए, तो अच्छे से जो है पढ़ लिख करके वो क्या करेगा, निवेश करने में भविष्य में हमारी जो आय होगी ना, वो अधिक आय मिलती है भविष्य में, तो हमारी जो GNP है उसमें और ज़्यादा पैसे ऐड होंगे। तो इसी प्रकार से मानव संसाधन की श्रेष्ठता, यानी कि जो मानव संसाधन है वो भूमि है, भौतिक पूंजी से भी बेहतर है, क्योंकि इंसान ही इन संसाधनों का उपयोग करना जानता है। किसी भी चीज़ की, जैसे भूमि का हम उपयोग करते हैं, भौतिक पूंजी जो है उसका हम यूज करते हैं, तो मानव क्या है, मानव ही तो इन सभी चीज़ों को उपयोग करता है ना। सारी चीज़ें घूम फिर के मनुष्य के पास में ही आ जाती है, जो एक ऐसा प्राणी है जो हर चीज़ की जो है उपयोग करता है।
बेहतर तरीके से उनको संसाधन बनाता है, तो सबसे बढ़िया संसाधन कौन होगा? खुद ही हो जाएगा मानव। शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा व्यक्ति को नए नए अवसर देखने और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने में भी मदद करती है। अगर किसी के पास में अच्छी शिक्षा है तो उसे पता होगा ना कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, वो कितना कर सकता है, और अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करता है हर चीज़ संभव बनाने की, तो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने में उसको मदद करती है। स्वास्थ्य का महत्व, कई बार इंसान क्या होते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं होते हैं गांव में, उनके पास टैलेंट होता है लेकिन सिर्फ शिक्षा नहीं होती, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक हिचक होती है कि हमसे नहीं होगा। अगर हम शिक्षा वहीं पर अगर हम पढ़ लिख जाते हैं और फिर हमारे अंदर कोई अलग काबिलियत होती है पढ़ाई लिखाई के अलावा भी, तो हम उसको करने के काबिल हो जाते हैं। हमारे अंदर अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से स्वास्थ्य का भी एक महत्व है। एक बीमार व्यक्ति क्या होगा, उसके ऊपर खर्च ही होगा कहीं ना कहीं, दवाइयों का उनकी देख रेख करनी पड़ेगी, किसी एक्स्ट्रा पर्सन को उसके ऊपर उसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो कहीं ना कहीं काम करेगा। तो इसी प्रकार से एक बीमार व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए स्वास्थ्य उत्पादन का आधार है। फिर है सकल और विलास की कहानी। ये उदाहरण हमें क्या दिखाता है कि कैसे शिक्षा ने सकल को एक अच्छी नौकरी दिलाई, और जबकि जो अनपढ़ होने के कारण विलास था उसको कम वेतन वाली मछली बेचने का काम करना पड़ा। यानी कि एक अच्छी शिक्षा से आप क्या कर सकते हो, पढ़ लिख करके नौकरी कर सकते हो, ज़्यादा आप जीएनपी में हिस्सा दे पाओगे। तो इसी प्रकार से जापान का उदाहरण बात करें तो जापान के पास में कोई, ये जो उदाहरण यहाँ पे एक लाइन में कंप्लीट हो रहे हैं ना, वहाँ जब आप बुक में देखोगे ना तो इनकी पूरी स्टोरी दी पाएगी, आपको पूरी इनकी स्टोरी मिलेगी शुरू से अंत तक। किसकल ये काम कर रहा है और फिर जो विलास है वो ये काम कर रहा है, और वो पढ़ा लिखा है उसका ये फ़ायदा हुआ, वो पढ़ा लिखा नहीं है इसका ये नुकसान हो गया। तो वो एक पूरी स्टोरी यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में कि जो स्कल है वो पढ़ा लिखा है, उसने अच्छी शिक्षा ली और एक नौकरी मिल गई, जबकि जो विलास था वो अनपढ़ रह गया, वो पढ़ा लिखा नहीं, और इसी वजह से उसको मछली बेचने का काम करना पड़ा। फिर है जापान का उदाहरण। तो जापान के पास में कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी वो एक अमीर देश है। किस लिए? क्योंकि उसने अपने लोगों को शिक्षा दिलवाई है और स्वास्थ्य के ऊपर भारी निवेश किया है। उनके पास में प्राकृतिक संसाधन नहीं है जापान के पास, लेकिन उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया, उनको शिक्षा दिलवाई है, जागृत किया है, स्वास्थ्य के ऊपर भी निवेश किया है, ताकि बीमारियों वगैरह से जो है दूर रह सके, हर व्यक्ति काम कर सके। तो इसी प्रकार से वो इतना आगे है। सकारात्मक चक्कर की बात करें तो शिक्षित जो माता पिता है अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे वो एक बेहतर पीढ़ी तैयार होती है। यानी कि सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दो, बाकी की चीज़ों पर चाहे भले ही आप कम ध्यान दो, तो भी वो आगे बढ़ सकता है इंसान। फिर है अगला आर्थिक क्रियाएं, पुरुष और महिलाएं, इनकी क्या जो है पुरुषों की और महिलाओं की क्या क्या उसमें गतिविधियां रहती है। तो आर्थिक क्रियाओं में वे गतिविधियां होती हैं जो कि इनकम पैदा करने के लिए की जाती हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें आती हैं, जैसे कि कृषि हो गया, वानिकी, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन कार्य करना। द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी में आएंगे, इसमें विनिर्माण, यानी कि फैक्ट्रियों में जो सामान बनाना होता है ना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं द्वितीयक में। उद्योग धंधे हो गए, विनिर्माण हो गया, सारी चीज़ें द्वितीयक में आएंगी। तृतीयक में, टेरिटरी सेक्टर में आएंगी सेवा क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कि व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये पूछा जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य किस में आते हैं, कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। फिर है बाजार, मार्केट एक्टिविटीज, वे काम जो वेतन या फिर लाभ के लिए किए जाते हैं, वेतन पाने के लिए या फिर लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बाजार क्रियाएं। गैर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं? वे काम जो खुद के उपभोग के लिए किए जाते हैं, यानी कि जो है घर का खाना बनाना, घर में हम खाना बनाते हैं खुद को खाने के लिए, वो गैर बाजार क्रियाएं हो गई। कहीं पे स्टॉल लगा के हम वहाँ खाना बनाएंगे बेचने के लिए, तो वो हो जाएंगी बाजार क्रियाएं। श्रम विभाजन, ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को घर के कामकाज और पुरुषों को बाहर के काम सौंपे गए हैं। ये इनका शुरुआत से ही बांटा गया है कि महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर जाके कमाएंगे। घरेलू काम का क्या मूल्य है? महिलाओं द्वारा जो किया गया घर का काम है वो राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता, बल्कि काम इतना ज़्यादा होता है ना, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन उनका राष्ट्रीय आय में कोई भी लेना देना नहीं है, वो सिर्फ घर का काम, घरेलू काम हो गया, क्योंकि उनके लिए उनको वेतन तो नहीं मिलता ना, इसलिए। और जो असंगठित क्षेत्र हो जाएंगी, ज़्यादातर महिलाएं यहाँ काम करती हैं जहाँ पे कम वेतन होता है, छुट्टी की कमी और गैर कानूनी सुरक्षा नहीं होती।
फिर है समान काम और समान वेतन, ये चीज़ें पूछी गई है, समान काम और समान वेतन। तो उच्च शिक्षा और कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही वेतन दिया जाता है। जिनके पास अच्छा कौशल और अच्छी शिक्षा होगी उनको पुरुषों के समान वेतन मिलता है, वरना पुरुषों को अलग वेतन मिलेगा, महिलाओं को कम मिलेगा। जनसंख्या की गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता के निर्धारक हैं एक साक्षरता दर, एक स्वास्थ्य जिनको जीवन प्रत्याशा और एक कौशल विकास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ें याद रखना। गुणवत्ता के निर्धारक साक्षरता दर है, स्वास्थ्य जिसको जीवन प्रत्याशा भी हो सकता है, या फिर कौशल विकास, उनका कौशल किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। देश की समृद्धि की बात करें तो जनसंख्या की गुणवत्ता ही अंततः देश के विकास तय करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता ही देश का विकास तय करती है। फिर सर्व शिक्षा अभियान, ये 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है और ये एक महत्वपूर्ण सरकारी कदम उठाया गया है, सर्व शिक्षा अभियान। ये याद रखना, एज 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को। मिड डे मील योजना, जो दोपहर का भोजन योजना स्टार्ट की गई है, वो बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, यानी कि बच्चे खाने के कई गरीब परिवार के बच्चे होते हैं ना, तो उनको लगता है कि स्कूल में खाना मिलेगा, तो इस वजह से उपस्थिति बढ़ेगी, स्कूल जाएंगे, वो खाने की वजह से ही जाए और उनके पोषण स्तर को सुधारने के लिए स्कूलों में खाना देना, तो उसको बोलते हैं मिड डे मील या दोपहर का भोजन। ब्रिज कोर्स या स्कूल लौटे हुए शिविर, तो शिक्षा से दूर हो चुके जो बच्चे हैं उनको वापस स्कूल लाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? ब्रिज कोर्स या स्कूल लौटे शिविर, ये याद रखना, ये पूछा गया है। स्कूल से दूर हो चुके बच्चों को वापस लाने के लिए बनाई गई योजना, ब्रिज कोर्स या स्कूल लौटे शिविर। ब्रिज कोर्स ज़्यादा पूछा जाता है। फिर है साक्षरता दर में अंतर क्या है? तो पुरुषों और महिलाओं के बीच में, साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में साक्षरता दर में बहुत अंतर मिलेगा। पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे तो महिला हो चाहे जैसे महिला हो या पुरुष, हर कोई साक्षर है। यानी कि अभी जो बच्चे हैं ना, हम लड़कियां हो या लड़के, बल्कि लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं, फास्ट हैं, पढ़ने में तेज हैं। तो पहले के टाइम में होता था महिलाओं ने बहुत दिक्कतें उठाई हैं पढ़ने के लिए, उनको बराबर आने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह ये सारी चीज़ें उन्होंने सहन की है, तब जाके महिलाओं को पढ़ने के अधिकार मिले हैं। तो पुरुषों को, और साथ ही साथ गाँव की सोच अभी भी थोड़ी सी जो है उसमें ऐसा नहीं आया है। कहीं पर लड़कियों को अगर बाहर जाने के मन होता है, बाहर जाके पढ़ने का कोर्स करने का, तो कई गाँव वाले आज के टाइम में भी लड़कियों को मना कर देते हैं 12th की, उससे बाहर अगर कॉलेज में कहीं दूर जाना है तो मना कर देंगे, शादी कर देंगे सीधा। तो ये चीज़ें आज के टाइम में भी हैं कई जगह। तो साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में भी जो है बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा की बात करें तो सरकार कॉलेज या विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने या फिर वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दे रही है। सरकार कॉलेज बढ़ा रही है, स्कूलों की संख्या बढ़ा रही है, और जो व्यावसायिक शिक्षा होती है उसके ऊपर भी जोर दे रही है। कहीं पर बुटीक वगैरह हो गई, सिलाई वगैरह हो गई, ITI वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ों के ऊपर जोर दे रही है उच्च शिक्षा की बात करें तो। फिर है स्वास्थ्य सेवाएं, तो सरकार का लक्ष्य है दुर्गम इलाकों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। तो ये क्या, कोई जो पहाड़ी इलाका हो गया, इस तरह से जो दुर्गम इलाके हो गए ना, जहाँ पे पहुंचना आसान नहीं होता, वहाँ पे प्राथमिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए कि कहीं कुछ बीमार हो जाए, बच्चे वगैरह बड़े हों या कोई भी हादसा वगैरह होना, तो दूर उनको जाना ना पड़े, तो उनके पास में ही ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। फिर है जीवन प्रत्याशा, वह औसत आयु जो एक व्यक्ति जीने की उम्मीद करता है कि मैं इतने साल जीऊँगा। भारत में ये बढ़कर के 69 वर्ष से ऊपर हो गई है। कितनी हो गई है? 69 से ऊपर। शिशु मृत्यु दर ये पूछी गई है, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, यानी कि 1 साल में 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों पे 1 साल में कितने बच्चे जीवित रहे हैं, कितने की मृत्यु हुई है 1 साल में, याद रखना। 1 वर्ष में कम उम्र में, यानी कि 1 वर्ष से पहले कितने बच्चे मर गए हैं 1000 बच्चों के ऊपर, तो उनकी मौत स्वास्थ्य सुविधाओं से इसे कम किया है। यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं चली है ना आजकल, हर क्षेत्र में प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, तो ये आजकल कम हो गई है। जन्म दर और मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले और मरने वाले बच्चों या फिर लोगों की संख्या, इनको हम बोलते हैं जन्म दर और मृत्यु दर। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें तो भारत में मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों की संख्या भी बढ़ी है अभी, लेकिन ये अभी भी पूरी जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं। यानी कि जनसंख्या के साथ साथ ये चीज़ें बढ़नी चाहिए और बढ़ भी रही है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है तेज़ी से, उसके हिसाब से ये चीज़ें आज भी कम है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है, यानी कि जब बेरोजगारी होती है तब कोई भी व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तैयार हो लेकिन उसको काम ना मिले, यानी कि उसके पास में
क्या है, उसके पास में काम ही नहीं है करने के लिए, वो काम करने के लिए रेडी है, तैयार है, लेकिन उसके पास काम नहीं है, उसको बोलते हैं हम बेरोजगारी। कार्यबल जनसंख्या, ये बेरोजगारी वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि बेरोजगारी कब होती है, तो इसमें ऑप्शन में एक दिया गया था कि बेरोजगारी तब होती है जब मनुष्य का काम करने का मन ना हो। इस तरह से परिभाषाएं देगा, स्टेटमेंट देगा आपको, तो उनमें से आपको कौन सी छाटनी होगी कि परिभाषा तब होती है जब कोई भी प्रचलित व्यक्ति मजदूरी पर काम करने के लिए भी तैयार हो लेकिन उसको काम ही ना मिले, उसको हम बोलते हैं बेरोजगारी। फिर है कार्यबल जनसंख्या, वर्कफोर्स, इसमें 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के आयु के लोग आते हैं, किसको बोलते हैं हम, कार्यबल जनसंख्या, जो काम कर सकते हैं। 15 से स्टार्टिंग हो जाती है, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर 59 यानी कि 59 वर्ष की एज तक लोग काम करते हैं, उसके बाद में रिटायरमेंट वगैरह होती है ना, इस वजह से इतनी एज को शामिल किया गया है। कार्यबल जनसंख्या। मौसमी बेरोजगारी, जो कि मौसम अनुसार बेरोजगारी, जो कि आपको जहाँ पर कुछ साल यानी कि साल के कुछ महीने आपको काम मिलेगा और कुछ महीने आपको नहीं मिलेगा, तो ये कहाँ पे मिलती है, अक्सर खेती में, कृषि कार्यों में आपको मिलेगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये भी आपको खेती में ही ज़्यादा मिलती है। प्रच्छन्न यानी कि जिसको हम छुपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं, जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही काम में लगे होते हैं, जैसे कि एक खेत में 5 की जरूरत है और वहाँ पे 8 लोग बचे हुए हैं, 8 लोग काम में लगे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, जहाँ पे सभी काम करते हुए दिखाई देंगे, 8 लोग, लगेगा कि 8 को पास में रोजगार है, लेकिन ज़रूरत वहाँ पर सिर्फ 5 की थी। फिर जो एक्स्ट्रा है 3 जो उसमें ऐड हो गए हैं ना, तो इनका जो पैसा मिलना चाहिए ना पूरे दिन का, वो इनको कम पैसा मिलेगा, इनमें भी बट जाएगा, उसी प्रकार से उसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, शहरों में जो डिग्री होने के बावजूद युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, उसको बोलते हैं शिक्षित, यानी कि पढ़े लिखे हैं, डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है या किसी भी कारण से उनको जॉब नहीं मिल रही है, उसको बोलते हैं शिक्षित। फिर विरोधाभास, एक तरफ कुछ क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति की कमी है तो दूसरी तरफ हजारों युवा बेरोजगार हैं। आर्थिक बोझ है, तो बेरोजगारी से आर्थिक बोझ भी बढ़ता है, क्योंकि बेरोजगार होंगे तो आर्थिक बोझ तो बढ़ेगा ही ना, वो घर बैठे हैं, खाना पीना रहना सहना सारी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, लेकिन सिर्फ पैसे कमा नहीं रही हैं, क्योंकि बेरोजगार लोग कामकाजी जनसंख्या के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जो काम करने वाले होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। संसाधनों की बर्बादी, यदि लोगों को संसाधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो वे देश के लिए दायित्व क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो उनके हम संसाधन के रूप में इस्तेमाल कब कर सकते हैं, जब उनको काबिलियत के अनुसार उनको काम मिले, लगातार वो काम करते रहें और अपना जो हिस्सा देश के प्रति जीएनपी में उसमें अपना ऐड करते रहें, तो वो संसाधन के रूप में उनका उपयोग होना चाहिए। फिर बेरोजगारी के प्रभाव और निष्कर्ष, तो जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, आय की कमी से परिवार का जो स्वास्थ्य है वो शिक्षा स्तर भी गिरता है। एक ही परिवार में 5 लोग हैं, उसमें से 3 काम करने वाले होंगे, 2 बैठ के खाएंगे ना, घर का काम वगैरह करेंगे, महिलाएं होंगी 2, तो अच्छी खासी जो चीज़ें होंगी वो चलती रहेंगी, उनकी शिक्षा भी अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई भी बच्चों की, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें अच्छे से, खाना पीना भी अच्छे से होगा। अगर एक घर में 5 लोग हैं और सिर्फ एक कमाने वाला है, एक के पास में जॉब है, वो 5 का काम कर रहा है, पेट भर रहा है, फिर उनके घर में अगर छोटे पढ़ने वाले भी हैं तो वो सारी चीज़ें ना देखने को ऐसे मिलते हैं, खाने के लिए भी वो थोड़ी कंजूसी दिखाएंगे कि बचाना है करके, और फिर इससे धीरे धीरे बीमार भी हो जाएंगे, फिर दवाइयों पे पैसा लगेगा, तो वो कहीं अच्छी सुविधाएं नहीं ले पाएंगे स्वास्थ्य की। तो ये चीज़ें होती है कि आय की कमी होगी तो परिवार का जो स्वास्थ्य भी कमज़ोर होगा, शिक्षा स्तर भी गिरेगा, ज़्यादा बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। सामाजिक अशांति, बेरोजगारी से लोगों में निराशा आती है और हताशा बढ़ती है, निराश हो जाते हैं। कृषि पर निर्भरता, भारत में बेरोजगारी होती है ना छुपी हुई, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, इसी वजह से कृषि पर जनसंख्या का बोझ बहुत ही ज़्यादा होता है, किसी के पास में कुछ भी नहीं होता, लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है कि कृषि करेंगे। क्षेत्रीय बदलाव, अब लोग खेती छोड़कर के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं। खेती छोड़कर के कहाँ जा रहे हैं, द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि कोई अपना छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट कर रहा है, कोई पढ़ लिख करके अपनी सेवाएं, कोई बैंकिंग में जा रहा है, कोई कहीं शिक्षक बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस प्रकार से छोटे पैमाने के विनिर्माण, द्वितीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार छोटे उद्योगों में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में। फिर नया उभरता, छोटे उद्योगों में क्यों मिलते हैं, क्योंकि बड़ों में तो बड़ी बड़ी मशीनें होंगी ना, वो काम करेंगे, वहाँ रोजगार कम मिलेगा। छोटे उद्योगों में इसलिए होते हैं कि उद्योग छोटे होते हैं, वो क्या करते हैं, काम तो सेम ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा मशीनें वगैरह नहीं होती, लेबर से ही काम करवाया जाता है, तो वहाँ पे रोजगार ज़्यादा मिलता है। नया उभरता हुआ क्षेत्र, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र अब बहुत ही ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं लोगों को। सरकारी नीतियाँ, सरकार ने भी मनरेगा जैसी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार बढ़ रहा है, उनको काम मिलेगा। फिर आत्मनिर्भरता, शिक्षा और कौशल, जो उनके पास में कौशल है, शिक्षा है, तो लोगों को खुद का काम करने का
का जो है उनको काबिल बनाता है कि वो खुद का अपना स्टार्ट करें। मानव पूंजी का सार, स्वस्थ और शिक्षित लोग ही प्राकृतिक संसाधनों का सही से दोहन कर रहे हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है, अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, स्वस्थ नहीं है, तो हम उसका जो है यूज भी नहीं कर पाएंगे। फिर है अंतिम निष्कर्ष क्या निकलेगा कि किसी भी देश की जो असली ताकत होती है ना, वो उसके लोग होते हैं, बशर्ते उनमें सही से निवेश किया गया है। बस उनको एक तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखो और दूसरी उनकी शिक्षा, उनको अच्छी एजुकेशन दिलवाओ ताकि वो जागरूक हो जाए। तो सबसे अच्छी जो ताकत है, सबसे अच्छा संसाधन जो है वो किसी भी देश के लिए, वो वहाँ के लोग हैं, उनके ऊपर ही निवेश करो सबसे ज़्यादा। फिर है अगला चैप्टर निर्धनता। इसकी बुनियादी यानी कि स्टार्टिंग की समझ, इसकी बेसिक समझ क्या है, निर्धनता का अर्थ क्या है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान, तो भोजन कपड़ा मकान इनको पूरा ही करने में असमर्थ हो, इनके पास में रहने के लिए घर ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, तो हम उनको निर्धनता की कैटेगरी में ऐड कर लेते हैं। बहुआयामी समस्या, तो निर्धनता का मतलब होता है केवल पैसा न होना नहीं, बल्कि कुपोषण होना, अशिक्षा होना और साफ पानी की भी कमी होना। तो ये सारी होती है बहुआयामी समस्या, याद रखना। जिसके पास सिर्फ पैसा ना हो उनको हम बहुआयामी समस्या नहीं मानेंगे, बल्कि वो कुपोषण से ग्रसित होगा, उनके पास में अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, साफ पानी नहीं होगा। फिर है 2 विशिष्ट मामले। किताब में शहरी निर्धनता जो कि रामशरण और ग्रामीण निर्धनता लखा सिंह के उदाहरण के अंतर जो है से अंतर समझाया गया है। ये बुक में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब बुक करेंगे। किताब में शहरी के बारे में बताया रामशरण को और ग्रामीण के बारे में लखा सिंह के बारे में बताया है। शहरी निर्धनता जो शहरों में दिहाड़ी मजदूर या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं शहरी निर्धनता। और ग्रामीण निर्धनता जिनके पास में भूमि नहीं होती, श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक जो अनिश्चित जो है आय पर निर्भर करते हैं कि आज काम मिल गया और कल का भरोसा नहीं है मिले या ना मिले। फिर है सामाजिक वैज्ञानिकों का नजरिया। सामाजिक वैज्ञानिकों का नजरिया क्या है, तो वे निर्धनता को केवल आय से नहीं बल्कि निरक्षरता, वो इस सिर्फ ये नहीं देखते कि इनके पास में कमाई का साधन नहीं, वो ये भी देखते हैं कि इनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये निर्धन की कैटेगरी में आ गए। यानी कि आने वाली पीढ़ी अगर साक्षर होगी ना, अगर बच्चे साक्षर होंगे तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी में जो उनका फ्यूचर हो वो थोड़ा बदल जाए। तो एक तो निरक्षरता, उनकी बीमारी, वो बीमार है कि नहीं है, उन सभी को भी ऐड करते हैं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात यहाँ से समझ में आई। फिर सामाजिक अपवर्जन की बात करें तो गरीबों को बेहतर सुविधाएं या फिर परिवेश से दूर रखना जिससे वे और भी गरीब बनते रहें, इसको बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन। असुरक्षा, कुछ समुदाय जैसे कि पिछड़ी जातियां हो गई, विधवाएं होगी, उनको गरीबी में गिरने का खतरा दूसरों से ज़्यादा होता है। कुछ पिछड़ी जातियां होती हैं उनको गरीबी में गिरने का, या कुछ विधवाएं होगी, आज के टाइम में तो इनको बहुत सी जो है सुविधाएं दी जाती हैं, इनको सभी को एक्स्ट्रा छूट वगैरह दी जाती है, फॉर्म फिल करने में भी, पढ़ने में भी, एज में भी, हर जगह पर इनको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको असुरक्षा भी है। निर्धनता की रेखा, पॉवर्टी लाइन बात करें तो आय या फिर उपभोग का वो न्यूनतम स्तर है, एक लाइन खींची गई है वो कि इस लाइन से ऊपर या इस लाइन से नीचे एक कैटेगरी जो है निर्धारित कर दी गई है, इससे नीचे व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। अगर इससे आप यहाँ हैं, चाहे भले ही आपके पास 100 ही रुपये का अंतर हो इसमें और इसमें, फिर भी आप गरीबी रेखा से नीचे आ जाओगे। कैलोरी मानदंड ग्रामीण में कितनी है ये पूछी गई है, ग्रामीण में कितनी है और शहरी में कितनी है। तो ग्रामीण में लोग कड़ी मेहनत करते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, कृषि वगैरह करते हैं, कड़ी मेहनत के कारण इनके लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की तय की गई है। एक दिन में 2400 कैलोरी अगर एक व्यक्ति ग्रहण कर रहा है तो वो जो होगी उसकी कैलोरी कम जो है पूर्ण कर रहा है वो। और निर्धनता का आकलन या फिर आंकड़े हम करते हैं तो शहरों में कितनी की गई है, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की गई है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, शहरों में 2100 की गई है एक व्यक्ति की, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 की गई है। फिर है मौद्रिक मूल्य। कैलोरी की कीमतों के आधार पर निर्धनता रेखा के लिए एक निश्चित आय जैसे कि ₹816 ग्रामीण में और शहरी के लिए 1000 रुपये शहरों के लिए 2011-12 के आंकड़े तय की गई, यानी कि एक दिन के इतने रुपए गांव वाले कमाओ और शहर वाले इतने कमाओ, तो वो क्या करेंगे, निर्धनता रेखा के जो है उनके लिए निश्चित आय की गई है। इतने एक दिन के 816 रुपये अगर ग्रामीण में कमा रहा है तो निर्धनता रेखा से ऊपर है। अगर वो इससे कम कमा रहा है, अगर 815 भी उसने कमाए हैं ना एक दिन के, तो भी वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। फिर है NSSO, भारत में जो निर्धनता का सर्वे है, राष्ट्रीय जो है प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, उसको ये ऑफिस करता है
जो निर्धनता का सर्वे है वो कौन करता है आपसे पूछ रहे, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। वैश्विक मानव की बात करें तो विश्व बैंक में, अगर विश्व बैंक के आधार पे हम एक दिन का $1.90 कमाएंगे, और जो अब कितना कर दिया गया है 2.15, अगर हम $2.15 एक दिन में कमाते हैं, प्रतिदिन कम आय जो कमाएगा एक व्यक्ति, उसको हम गरीब मानते हैं अगर इससे कम कमा रहा है। तो इतनी ये याद रखना। शहरों में पैसों की बात करें ना तो मौद्रिक मूल्य कितना है, ये है 816 गांव वालों के लिए, और शहरों के लिए 1000। ये 11-12 के आंकड़े हैं। और फिर इसकी बात करें अगर विश्व बैंक की जो वैश्विक मानक है, तो ये अब कितना है 2.15, पहले था 1.90। इसको प्रतिदिन कमाने वाले को क्या है, इससे कम कमाने वाले को गरीब माना गया है। निर्धनता में गिरावट की बात करें तो अभी कम जो है गिरावट आई है, पहले 45% है, 93-94 में भारत में 45% लोग गरीब थे, और अब की जो जनगणना हुई थी उसमें है 22% लोग। सर्वाधिक असुरक्षित समूह, सबसे असुरक्षा महसूस करने वाला समूह है SC/ST, ये परिवार। आर्थिक असुरक्षित समूह कौन से हैं आर्थिक रूप से, तो ग्रामीण जो खेतीहर मजदूर हो गए, और शहरों में जो अनियमित मजदूर हैं जिनके पास नियमित काम नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेती करने वाले मजदूर हैं, उनको क्या बोलते हैं आर्थिक असुरक्षित समूह। परिवार के भीतर में असमानता, परिवार के अंदर ही असमानता क्या है, तो गरीब परिवारों में भी महिलाएं, वृद्ध हो गए, बच्चियां हो गई, उनको संसाधनों का सबसे कम हिस्सा मिलता है। घर में लड़का और लड़की हैं, मिडिल क्लास परिवार है तो लड़के पे ज़्यादा जोर देगा ना कि लड़की पे, बोलेंगे शादी करके दूसरे घर जाएगी, लड़का है इसी को करना है, सब कुछ इसी को संभालना है, तो उसी के ऊपर ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, वृद्ध के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, महिलाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर है अंतर्राज्यीय असमानता, भारत के कुछ राज्यों में गरीबी बहुत ही ज़्यादा है, जैसे बिहार में, उड़ीसा में। सकल राज्य की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में कृषि विकास से गरीबी कम है, यानी कि यहाँ पे कृषि के ऊपर डिपेंड ज़्यादा करते हैं। वैश्विक परिदृश्य क्या कारण पूछे हैं, तो केरल का मॉडल ये पूछ लिया गया है। केरल के मानव संसाधन विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करके गरीबी कम की है। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर निवेश किया है और गरीबी कम की है। कहाँ, केरल में। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहाँ पे भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म के जरिए गरीबी को नियंत्रित किया गया है। आंध्र और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे अनाज के सार्वजनिक वितरण से गरीबी कम की है। चीन की सफलता की बात करें तो शिक्षा में भारी निवेश किया है, और आर्थिक विकास से चीन में गरीबी बहुत तेजी से गिरी है। आर्थिक विकास हुआ है और शिक्षा में भारी निवेश किया है इन्होंने, चीन ने। फिर है ऐतिहासिक कारण की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों का विनाश ही गरीबी का मुख्य कारण रहा है। ऐतिहासिक कारण क्या रहे हैं गरीबी के, कि ब्रिटिश काल में जो भारतीय हस्तशिल्प है और उद्योगों का विनाश हुआ था ना, उसी वजह से गरीबी आई थी। फिर है जनसंख्या वृद्धि, तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर ने प्रति व्यक्ति आय को बढ़ने नहीं दिया है। किसने, जनसंख्या बढ़ती रही है तो प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी, इस वजह से। कृषि का पिछड़ापन, सिंचाई और आधुनिक खाद की कमी की वजह से जो छोटे किसान थे उनकी आय कम रही। आय की असमानता हो गई, जमीन और संसाधनों का बंटवारा सही से नहीं हुआ तो गरीब और बढ़ते चले गए, तो जो उनकी आय है वो असमान हो गई। सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या रहे, जो शादी ब्याह या फिर धार्मिक उत्सव है वो कर्ज लेकर के फिजूल खर्ची करते हैं, यानी कि पहले कर्ज लेंगे दिखावे के लिए, बहुत ज़्यादा शादी ब्याह में फिजूल खर्ची करेंगे, तो उसी वजह से भी गरीबों को जो है और गरीब बनाते गए। सामाजिक सांस्कृतिक कारण है ये। फिर है ऋणग्रस्तता, जब गरीब किसान बीज या फिर खाद के लिए ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते हैं ना, तो वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। निर्धनता निरोधी उपाय क्या है, सरकारी स्कीम क्या चलाई है, तो 2 रणनीतियां हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लक्ष्य निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाना, यानी कि एक लक्ष्य निर्धारित करके कार्यक्रम चलाना कि 2050 तक ये लक्ष्य रख लिया और इतनी गरीबी हम कम करेंगे, ये योजनाएं लेकर के आएंगे। आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। आर्थिक विकास की बात करें तो जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, काम मिलेंगे। फिर मनरेगा हो गया 2005, हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई कि हर परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, हर 100 दिन तक वो बेरोजगार नहीं रहेगा। फिर है मनरेगा की विशेषता है, इसमें 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था, ये लाइन याद रखना। मनरेगा में 1/3 रोजगार किसके लिए आरक्षित था, महिलाओं के लिए। SGSY की बात करें तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाएं चलाई गई, जिसका लक्ष्य है गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना।
PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो जो शिक्षित बेरोजगारों को छोटे व्यवसाय शुरू करने में हेल्प करेगी, यानी कि वो उनके पास में थोड़ा कौशल होना चाहिए उनका कुछ भी करने का, तो पढ़े लिखे होंगे वो और उनके पास में जॉब नहीं है तो वो कोई भी अगर छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, कोई भी अपना करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें सरकार उसकी हेल्प करेगी। फिर है REGP ग्रामीण जो रोजगार सर्जन कार्यक्रम है, जो ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करते हैं। फिर है नेक्स्ट, इनकी फुल फॉर्म भी लेकर के आनी चाहिए थी मेरे को, सभी की सारी की फुल फॉर्म तो मेरे को याद भी नहीं है। राष्ट्रीय काम के बदले में अनाज कार्यक्रम, जहां काम के बदले पैसे और अनाज दोनों मिलते हैं। AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, ये पूछी गई है और हो सकता है आपसे फिर से पूछ ले। अंत्योदय अन्न योजना जो सबसे गरीब परिवारों को बहुत ही कम दाम पे अनाज देती है, कोटा वगैरह होते हैं ना जहाँ पे अनाज देते हैं 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो चावल, इस तरह से। फिर है PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसके तहत में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के लिए राज्यों को अतिरिक्त सहायता दी जाती है। चुनौतियां क्या है भविष्य में, तो कार्यान्वयन की कमी, यानी कि योजनाओं के लाभ अक्सर सही लोगों तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि जो मॉनिटरिंग होती है वो कमजोर होती है। काम करने वाले जो लोग होते हैं ना वो अच्छे से सही तरीके से उनके ऊपर नजर नहीं रखते, अच्छे से काम नहीं करते और इसी वजह से सही लोगों तक जिनको नीड होती है असल में वहां तक वो सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाती। अधिकार आधारित पहुंच की बात करें तो अब गरीबी दूर करने के लिए जो अधिकार है उनके ऊपर जोर दिया जा रहा है। राइट ऑफ वर्क, राइट टू फूड, कि उनका खाने का, काम करने का ये सारे अधिकार उनको मिले। निर्धनता की नई परिभाषा क्या है, अब केवल जीवन निर्वाह नहीं बल्कि मानव निर्धनता, जिसमें शिक्षा, सम्मान, आज़ादी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें निर्धनता में ऐड किया है। शहरीकरण की चुनौती है कि गाँव से जो पलायन के कारण शहरों में गरीबों की संख्या बढ़ रही है। जो गाँव से लोग बेरोजगार है वो शहरों में आते हैं काम के लिए, फिर उसमें वहाँ पे गरीबी बढ़ रही है। रोजगार के अवसर, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कौशल विकास के बिना ही गरीबी दूर करना मुश्किल हो जाता है। अगर उनके पास में शिक्षा नहीं है, कौशल नहीं है तो वो काम नहीं कर पाते हैं इसी वजह से। फिर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाए, गरीबी कम करने की एक कुंजी है। महिलाओं को पढ़ाओ लिखाओ या फिर उनको जो है कोई भी कौशल सिखाओ, सिलाई सिखाओ या कुछ भी उनको कौशल सिखाना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो, तो वो क्या करते हैं, गरीबी कम करने की कुंजी है एक तरह से। स्वास्थ्य सुरक्षा है, इलाज का भारी खर्च कई परिवारों को दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे धकेल देता है। अगर कहीं पर कोई बीमार है तो उन्होंने अगर पैसा वगैरह कमा के जोड़ के रखा भी होगा ना तो उसकी बीमारी में लग जाता है और इसी वजह से अच्छी सुविधाएं ना होने की वजह से क्या होती है, वो दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही आने वाली पीढ़ियों की गरीबी को चक्कर से बाहर निकाल। प्राथमिक शिक्षा मतलब स्टार्टिंग में बच्चे ही जो होते हैं ना वो ही हमारा भविष्य होते हैं। आने वाले टाइम में हम अपना जो फ्यूचर हो उनके अंदर देख सकते हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हीं के अंदर, उनको शुरुआत से ही अच्छी चीज़ें देनी चाहिए। अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलेगी ना स्टार्टिंग से ही, तो वो आगे चल के एक तो रुचि भी लेंगे बच्चों की पढ़ाई वगैरह में इसमें, और आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनको हम सुधार सकते हैं। फिर है लक्ष्य, भारत का लक्ष्य है केवल निर्धनता रेखा के ऊपर लाना नहीं बल्कि सभी को गरिमापूर्ण जीवन देना। यानी कि जो रेखा, गरीबी रेखा खींची गई है, भारत का लक्ष्य ये नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं, सभी को यहाँ पहुँचा दे, गरीबी रेखा से नीचे कोई ना रहे। इसका मतलब है कि ऊपर आने के बाद में उनको इज्जतदार गरिमापूर्ण जीवन देना। निष्कर्ष क्या निकलता है कि गरीबी उन्मूलन एक गतिशील लक्ष्य है, यानी कि चलता ही रहता है, गतिशील है, जो समाज के बदलते स्वरूप के साथ में बदलता रहता है। यानी कि समाज का स्वरूप चेंज होगा, आगे आगे चल के हम और जो है नई नई चीज़ें लेकर के आएंगे। तो गरीबी उन्मूलन है गतिशील, चलता रहता है हमेशा। फिर है खाद्य सुरक्षा की बुनियादी अवधारणा। खाद्य सुरक्षा यानी कि लास्ट चैप्टर है आज का। इसमें हम परिभाषा की बात करें तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध रहे, उसकी पहुंच में रहे और उसे खरीदने की उसके इंसान के पास में क्षमता होनी चाहिए कि फूड है खरीद करके खा सके। फिर है उपलब्धता, इसका मतलब है कि देश के भीतर में भोजन का उत्पादन होना चाहिए, आयात और पिछले सालों का स्टॉक जो है पर्याप्त होना चाहिए। पहुंच की बात करें तो भोजन हर व्यक्ति की पहुंच में होना चाहिए, यानी कि कोई भी भूखा न रहना चाहिए। सामर्थ्य की बात करें तो व्यक्ति के पास में इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि वो अपनी ज़रूरत के अनुसार अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन खरीद के खा सके दोनों वक्त। फिर है खाद्य असुरक्षा, जब लोग पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं ना तो उनको बोलते हैं खाद्य असुरक्षित, जो है खाद्य असुरक्षा कहलाती है। जब अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन, अगर 2 वक्त की रोटी वो नहीं खा सकता ना लेकर के, तो इसका मतलब उसको हम बोलते हैं खाद्य असुरक्षा।
असुरक्षित वर्ग की बात करें तो भूमिहीन श्रमिक, जिनके पास में भूमि नहीं है, पारंपरिक दस्तकार हो गए, भिखारी वगैरह हो गई और अनियमित मजदूर हो गए, सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित हैं। तो इनके पास में ऐसा हो सकता है कि 2 वक्त की रोटी टाइम पे अच्छे से वो नहीं खा सकते। तो इनको बोलते हैं असुरक्षित वर्ग में कौन कौन शामिल है? भूमिहीन श्रमिक हो गए, पारंपरिक दस्तकार हो गए, भिखारी और अनियमित मजदूर। क्षेत्रीय असुरक्षा तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में। अति संवेदनशील समूह की बात करें, जो सबसे संवेदनशील समूह, जो गर्भवती महिलाएं होगी, दूध पिलाने वाली माताएं होगी और 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हो गए, उनको अति संवेदनशील समूह में ऐड किया गया है। फिर है प्राकृतिक आपदाओं का जो प्रभाव हो वो क्या पड़ता है? तो सूखा हो गया, कभी बाढ़ आ गई, इनके आने से जो उत्पादन है ना वो उनमें गिरावट आती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, जो अनाज वगैरह की फूड की कीमत है वो हाई हो जाती है, तो लोग क्या होते हैं? भूखे मर सकते हैं इस वजह से। अकाल हो गया, खाद्य सुरक्षा का जो चरम अभाव है, जैसे कि 1943 का बंगाल का अकाल जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। ये याद रखना, बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1943 में। भूख और खाद्य सुरक्षा के आयाम, तो सबसे पहले है हंगर। ये केवल भोजन की कमी नहीं बल्कि गरीबी की भी निशानी होती है, यानी कि गरीब है इसीलिए तो भूखा है ना, अगर पैसे ही होंगे तो भूखा कौन रहेगा। दीर्घकालिक भूख की बात करें तो लगातार कम मात्रा या फिर कम गुणवत्ता वाला भोजन मिलने के कारण होती है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली भूख जिसको बोलते हैं दीर्घकालिक। लगातार कम मात्रा में भोजन मिलता है, कम पैसे हैं, कम कमाई होती है, या फिर कुछ भी चीज़ लगा लो आप, तो कम मात्रा में लगातार कम और कम गुणवत्ता वाला अच्छी क्वालिटी का भोजन वगैरह नहीं मिल रहा, तो उसको हम बोलते हैं दीर्घकालिक भूख। मौसमी भूख, ये खेती के चक्कर से जुड़ी होती है। जब कटाई का समय नहीं होता तो मजदूरों के पास खाने के लिए खाने की भी कमी हो जाती है, यानी कि कटाई के समय भी उनको काम मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो खाना अच्छे से ये अफोर्ड कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं मौसमी भूख। आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारत का लक्ष्य है, यानी कि जो खाद्यान्न अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। भारत का लक्ष्य है कि अनाज के मामले में वो आत्मनिर्भर हो, कोई भी भूखा ना रहना चाहिए देश में। हरित क्रांति की क्या भूमिका रही इसमें? तो 1960 के दशक में जो क्रांति आई थी, हरित क्रांति, उसने गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत में आत्मनिर्भर बनाया था, यानी कि कहीं से भी हमें गेहूं और चावल लेने की जो है नीड नहीं होगी। इंदिरा गांधी का क्या योगदान है? तो 1968 में गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी करके उत्पादन की सफलता दर्ज की गई थी। खाद्यान्न का वितरण, तो सरकार ने अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2 मुख्य प्रणालियां बनाई है, बफर स्टॉक और एक पीडीएस। क्या बनाई है? 2 मुख्य प्रणालियां, बफर स्टॉक और पीडीएस। अगला है जो बफर स्टॉक और एफसीआई है वो क्या है? बफर स्टॉक का मतलब है सरकार द्वारा अनाज और गेहूं जिसमें चावल दोनों को ऐड किया है, उनका भंडार रखना, ताकि आपदा के समय पे इसको हम इस्तेमाल कर सके, यानी कि वो एक्स्ट्रा ऐड जो है भंडार के रूप में उनको रखते हैं इकट्ठा करके, अगर कोई भी भूखमरी आ जाए, अकाल पड़ जाए, तो उस टाइम पे उनको यूज कर सकते हैं। एफसीआई जो भारतीय खाद्य निगम होता है, एफसीआई, जिसमें भारत की वह संस्था होती है जो किसानों से अनाज खरीदती है और उसका भंडारण रखती है। मंडियाँ वगैरह नहीं होती है, हम आसपास देखते हैं मंडियों में अनाज बेच करके आते हैं किसान, तो उनको बोलते हैं एफसीआई में ऐड किया है, किसानों से अनाज खरीदेंगे और उनका भंडार करके रखेंगे। फिर है न्यूनतम समर्थित कीमत, एमएसपी जिसको हम बोलते हैं, न्यूनतम समर्थित कीमत, यानी कि फसल बोने से पहले सरकार अनाज की एक न्यूनतम कीमत घोषित करती है ताकि किसानों को सुरक्षा मिल सके, इसलिए वो न्यूनतम कीमत घोषित कर देती है अनाज से पहले, फसल बोने से पहले। अधिप्राप्ति क्या होती है? जो एफसीआई किसानों को एमएसपी पर अनाज खरीद करके सरकारी गोदामों में जमा किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं अधिप्राप्ति। निर्गम कीमत की बात करें, इशू प्राइस की बात करें, तो जिस कीमत पर सरकार गरीबों को अनाज बेचती है, जिस कीमत पे गरीबों को अनाज देती है ना, जो बाजार की कीमत से भी बहुत ही कम होता है, जिसको हम बोलते हैं निर्गम कीमत, यानी कि बाजार की कीमतों से भी कम कीमत पे गरीबों को जो अनाज मिलता है सरकार की तरफ से, उसको बोलते हैं हम निर्गम कीमत। उद्देश्य है कि अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में, जहां पर भी अनाज की कमी है, वहां समाज के गरीब तबकों को कम कीमत पे भोजन पहुंचाना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस की बात करें तो राशन की दुकानें, जो राशन शॉप है, उन्हें उचित दर वाली दुकानें भी कहा गया है, जहां पर चीनी, मिट्टी का तेल और अनाज, जो जिनको हम राशन कार्ड वगैरह लेकर के जाते हैं ना, हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते होंगे शायद यहाँ पे, तो वहाँ पे कोट्टा हम जिसको यहाँ पे बोलते हैं,
राशन कार्ड, भारत में 3 तरह के राशन कार्ड बनाए गए। अंत्योदय जो सबसे गरीब है, बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे वाले, और एपीएल जो बाकी लोग जिसमें ऐड होते हैं। इनके कलर वाइज अलग अलग बांटा गया है। शायद इसमें इसकी मुझे शायद गुलाबी और फिर है एक पीला और एक शायद ग्रीन कलर है या ब्लू शायद। तो इस प्रकार से उनको बांटा गया है। पिंक वालों को सबसे नीचे रखा गया है। येलो यानी कि जिनको बीपीएल रेखा, और ऊपर वाले का कलर शायद ग्रीन है या ब्लू, इनको एपीएल में बांटा गया है। फिर है राशनिंग की शुरुआत। भारत में राशनिंग की शुरुआत 1940 के दशक में बंगाल के अकाल के समय में हुई थी। राशनिंग की शुरुआत कब हुई थी? 1940 के दशक में बंगाल के अकाल के टाइम पे हुई थी। आरपीडीएस की बात करें तो पुनर्विकसित पीडीएस, यानी कि 1942 में जो पिछड़े और दूर दराज के इलाके थे ना, वहाँ पे अनाज पहुँचाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। याद रखना आरपीडीएस यानी कि पुनर्विकसित पीडीएस, इसको कब जो स्टार्ट किया गया था? 1992 में। और जो पिछड़े या फिर दूर दराज के इलाके हो गए, वहाँ पे अनाज पहुँचाने के लिए स्टार्ट किया गया था 1992 में। टीपीडीएस की बात करें, जो लक्षित पीडीएस है, तो ये 1997 में 1997 में स्टार्ट किया गया था। गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग कीमत तय की गई थी, और उनके राशन जो व्यवस्था को बेहतर बनाया गया था। उनके लिए कीमत अलग थी, गरीबों के लिए अलग कीमत थी, अमीरों के लिए अलग। फिर है अंत्योदय अन्न योजना। ये पूछा भी गया है, 2000 में कब स्टार्ट की गई थी, ये पूछा है। दिसंबर 2002 में स्टार्ट की गई थी। जो सबसे गरीब परिवार होते हैं उनको 35 किलो अनाज बहुत ही कम दाम पे मिलता है। अन्नपूर्णा योजना की बात करें तो ये उन गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनको पेंशन नहीं मिलती, जिनके घर में कोई पेंशन नहीं आती है, उनके लिए है अन्नपूर्णा योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की बात करें तो इस कानून के तहत 75% जो ग्रामीण है और 50% शहरी आबादी, इनको रियायती दर पर अनाज का कानूनी अधिकार मिला है। तो ये प्रतिशत याद रखना, ग्रामीण को 75% पे और शहरी को 50 पे। पीडीएस की चुनौतियां या फिर सहकारी समितियों की बात करें तो बफर स्टॉक की अधिकता। कभी कभी गोदामों में इतना अनाज भर जाता है ना कि वो सड़ने लग जाता है। बारिश वगैरह होती है उस टाइम पे, वो सड़ने लग जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो और चूहे खा जाते हैं। गुणवत्ता की भी, यानी कि राशन की दुकानों पर कभी कभी खराब क्वालिटी का भी अनाज मिलता है। काला बाजारी, कुछ दुकानदार राशन का अनाज खुले बाजारों में ज़्यादा मुनाफे पर बेच देते हैं, यानी कि उनके पास में अनाज ज़्यादा होता है, तो इनका हिसाब किताब रखने में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या होते हैं ना, बीच में जो कटौती वगैरह करके पैसे कमा लेते हैं, जिसको काला बाजारी का नाम दिया है। दुकानों की अनियमितता, दुकानों का समय पर न खुलना भी एक बड़ी ही समस्या है। सब्सिडी का बोझ हो गया, सरकार अनाज सस्ते में बेचती है, जिससे कि सरकारी खजाने पे बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ता है। सहकारी समितियों की बात करें तो सरकार के अलावा लोगों के समूह भी सस्ती दर पे भोजन उपलब्ध करवाने लग जाते हैं। फिर है मदर डेयरी दिल्ली में, ये सरकार द्वारा नियंत्रित दर पर दूध और सब्जियां उपलब्ध करवाती है। मदर डेयरी, ये याद रखना, अनाज से रिलेटेड हो गया। मदर डेयरी है जो दिल्ली में है, ये सरकार द्वारा नियंत्रित दर पर दूध देती है और सब्जियां देती है, दो चीजें देती है। अमूल गुजरात में है। दूध के क्षेत्र में सफल सहकारी समिति का सबसे बड़ा उदाहरण जिसको हम मानते हैं, अमूल दूध के क्षेत्र में है, गुजरात में है, ये याद रखना, गुजरात में। एडीएस महाराष्ट्र में है। एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, इन्होंने अनाज बैंक, जिनको हम बोलते हैं ग्रेन बैंक्स, बनाने में मदद की है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उर्वरक और कीटनाशकों की बात करें तो इनका संतुलित उपयोग जो है मिट्टी को बचाने के लिए जरूरी है। इनका कम से कम उपयोग करें हम तो क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। भंडारण की सुविधा, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए, आधुनिक गोदाम होने चाहिए, उनकी जो है नीड है। खाद्य सुरक्षा और आय की बात करें तो जब तक लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, केवल राशन के भरोसे ही खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है कि राशन मिल रहा है, पेट भर रहा है, बस। उनको आय भी करनी चाहिए। फिर है कुपोषण। भारत के कुछ हिस्सों में अनाज तो है, लेकिन वहाँ पे पोषक तत्व जैसे प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, इनकी फिर भी कमी रहती है। सिर्फ अनाज खाने से कुछ नहीं होता, प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी शरीर को, विटामिन की भी पड़ेगी, तो उससे कुपोषण फैलता है। परिवहन की बात करें तो अनाज को एक राज्य से दूसरे राज्य तक जल्दी पहुंचाना वितरण का हिस्सा है। सूचना प्रौद्योगिकी, अब राशन कार्डों को आधार से जोड़ा गया है ताकि धोखाधड़ी जो है वो कम हो सके। पहले राशन कार्ड ले जाकर के कोई भी अनाज लेकर के आ सकता था, अब उनको राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ में ऐड कर दिया ताकि क्या कर सके, चीटिंग्स वगैरह होती है ना, वो कम हो सके। सरकारी नीतियां, सरकार समय समय पर आयात और निर्यात की नीति बदलती रहती है ताकि घरेलू बाजार में कमी नहीं होगी।
जो सतत विकास है, तो खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी भोजन सुरक्षित बचा रहे। जन भागीदारी, तो सहकारी समिति में लोगों की भागीदारी खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत में खाद्य उत्पादन में बड़ी सफलता पाई है भारत ने, लेकिन जो वितरण व्यवस्था है, पीडीएस है, उसमें सुधार अभी भी एक तरह की चुनौती बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी यानी कि आज का चैप्टर, और इसमें एक दो पेज और ऐड किए हैं जिसमें मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन ऐड किए हैं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी दिसंबर 2000 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इनका यानी कि पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम कीमत पर गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। पीडीएस का मतलब क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कम कीमत पे गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध हो। भारत के किस राज्य में भूमि सुधार के माध्यम से गरीबी कम करने में सफलता पाई है? तो कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार से। याद रखना, भूमि सुधार से किसने पाई है? पश्चिम बंगाल में। केरल में पाई थी शिक्षा और स्वास्थ्य पे जोर देकर। अचवायवी बीजों का संबंध किस क्रांति से है? हरित क्रांति से। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज थे। कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें शामिल हैं? कच्चा माल और नकद जो मुद्रा आती है ना, कार्यशील मतलब वर्किंग कैपिटल। एक बार आई यूज की, फिर नेक्स्ट आई, फिर यूज की, नेक्स्ट आई, फिर यूज की, ऐसी चलती रहती है। तो कच्चा माल और जो नगद मुद्रा आती है ना, आई और खर्च हो गई, उसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, जिसको हम बोलते हैं 1 साल में कितने बच्चे जिंदा रहे और कितने मर गए, उनको बोलते हैं 1000 बच्चों पे 1 साल में मरने वाले बच्चों की संख्या। ये सारी चीज़ें, और ये यहाँ पे एक्सप्लेन दिया गया। पहला क्वेश्चन है क्या, ये स्टेट में पूछे गए हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्पादन का कौन सा कारक अचल पूंजी में यानी कि फिक्स्ड कैपिटल है? तो औजार, मशीनें और भवन। फिक्स्ड कैपिटल होती क्या है? वो चीज़ें होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक बार बार हम उनका उपयोग कर सकते हैं, एक बार इस्तेमाल करने से वो खत्म नहीं होती, उनको हम बोलते हैं अचल पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल। ये जिसमें हम औजार होते हैं, हम औजार को एक बार यूज करके नहीं फेंकते। मशीनें होती हैं, हम बार बार यूज करते हैं, उनका भवन हो गया, बार बार यूज करते हैं। फिर मानव पूंजी का निर्माण का मुख्य आधार क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य आधार क्या है? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य, यानी कि शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य, तीनों चीजें मानव पूंजी में ऐड की हैं। जब किसी भी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसका अच्छे से इलाज होगा, तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि कार्य करने की उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे कि वो देश के लिए संपत्ति बन जाएगा। फिर है प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल है? तो कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खेल, खनन, ये सारी किस में आती है? प्राथमिक, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है उससे जुड़ी होती हैं। मौसमी बेरोजगारी कहाँ पे मिलती है? कृषि क्षेत्र में मिलती है। खेती में बुआई कटाई के समय पे काम मिलेगा, साल के बाकी जो 5-6 महीने होंगे किसान के पास में कोई भी काम नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। परछन्न बेरोजगारी, तो आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना एक ही जगह पे, तो ये अक्सर संयुक्त परिवार की जो खेती होती है उसमें दिखाई देता है। 5 लोगों की जगह पे 8 लोग काम करें तो इन तीनों को हटाने के बाद भी उतनी ही पैदावार होगी, यानी कि कम नहीं होगी वहाँ पे खेती। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? ये पूछा गया है। 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति ग्रामीण के लिए, और उनके शहरी के लिए 2100 की गई है। कितनी? 2100। ग्रामीण श्रम यानी कि हार्डवर्क अधिक करते हैं, इसलिए उनके लिए 2400 की गई है, और शहरी के लिए 2100 की गई है। इनकी तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ग्रामीण लोगों को। निर्धनता के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये संस्था हर 5 साल में सैंपल सर्वे के जरिए गरीबी का डेटा तैयार करती है। मनरेगा की बात करें तो 100 दिन का काम स्टार्टिंग हुई थी सितंबर 2005 में। 100 दिन का कुशल अकुशल रोजगार की कानून की गारंटी के द्वारा, और ताकि पलायन जो है वो रुक सके, काम के लिए वो कहीं शहरों में ना भागे। फिर है न्यूनतम समर्थित कीमत क्या है? MSP, सरकार द्वारा घोषित पूर्व निर्धारित कीमत, इसको बोलते हैं पूर्व निर्धारित कीमत, यानी कि फसल की बुआई के समय सरकार किसानों को पहले ही कीमत की गारंटी देती है ताकि बाजार में दाम गिरने पर किसानों को नुकसान ना पहुंचे, किसानों की तरफ सोचती है, तो उसको बोलते हैं पूर्व निर्धारित कीमत। फिर है अंत्योदय अन्न योजना किन के लिए है? तो ये निर्धनों में भी सबसे निर्धन हो गया, कोई भी जो है गरीबी रेखा के नीचे से भी नीचे हो गया ना, उसको इस योजना के तहत चुने गए परिवारों को 35 किलो अनाज बहुत ही कम दामों पे मिलेगा। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल इस पे दिया जाता है।
फिर है बफर स्टॉक क्या है, उसका लाभ क्या है, तो आपदा के समय पे अनाज की कमी दूर करना उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। सरकार जो है एफसीआई के माध्यम से अनाज का स्टॉक रखती है ताकि अकाल या फिर खराब मौसम भुखमरी वगैरह पड़े ना, तो उस टाइम पे वो काम आ सके। कार्यशील पूंजी क्या होती है, वर्किंग, तो ये कच्चा माल होता है, नकद पैसा वगैरह जो होता है जिसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी, जिसको बोलते हैं आय और उनको यूज कर लिया, यानी कि उनको हम एक जगह रख नहीं सकते ना बिना यूज के। तो ये चीजें उत्पादन के दौरान ही खत्म हो जाती हैं, जब उत्पादन होता है तो साथ ही साथ खत्म भी हो जाती हैं, जैसे कि बुनकर के लिए धागा हो गया, दैनिक खर्चों के लिए नगद रुपये हो गए, वो यूज कर लेते हैं हम जब अचवायवी बीजों का क्या अर्थ है, अधिक उपज देने वाले बीज जिनको हम बोलते हैं, हरित क्रांति में यूज किया था 1960 में। और इन बीजों को अधिक पानी या फिर खाद की जरूरत होती है ताकि पैदावार कई गुना तक बढ़ सके। साक्षरता दर कैसे मापते हैं, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को, यानी कि 7 साल या उससे बड़े वे लोग जो किसी भी भाषा को पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं साक्षर माने जाते हैं। तो ये एज याद रखना, 7 साल या उससे बड़े। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यानी कि प्रति 1000 जीवित जन्म पर मापी जाती है, यानी कि किसी भी राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को दर्शाती है कि उसमें कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। फिर अगला है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का प्रतिशत क्या है, 25%। कितनी प्रतिशत है, 25%। और 75 कितना है कृषि का, 75% है जो पालमपुर में खेती करती हैं, बाकी की डेयरी, छोटी दुकानदारी, परिवहन जैसे कामों में लगे हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको मानते हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन को। 1960 के दशक में उन्होंने एचवाईवी बीजों को भारत लाकर के खाद्यान्न उत्पादन के रिकॉर्ड वृद्धि की थी। तो इनका जनक किसको मानते हैं, ये पूछा गया है, एम.एस. स्वामीनाथन। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल आते हैं, जिनको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, तो इसमें बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, परिवहन, इन सभी को ऐड किया जाता है जो दूसरे क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं। फिर है प्रच्छन्न बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, ये छिपी हुई बेरोजगारी इसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसका मतलब है कि व्यक्ति कम काम में तो लगा हुआ है लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता से कम काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर है जनसंख्या कब एक परिसंपत्ति बन जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के बाद जनसंख्या केवल संख्या नहीं होती बल्कि जो लोग कुशल हो जाते हैं ना और वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बोझ की बजाय उसकी ताकत बनते हैं, उसको हम बोलते हैं परिसंपत्ति। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या माना गया है, भारत में गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आय की असमानता गरीबी का सबसे मुख्य कारण है, उनकी आय जो है भारत में असमान है। संसाधनों जैसे जमीन हो गई उसका असमान वितरण हो गया, भारत में गरीबी का एक ऐतिहासिक और प्रमुख कारण माना गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, SGSY का, तो ये है इसका मुख्य लक्ष्य है स्वयं सहायता समूहों का गठन, ग्रामीण गरीबों को बैंक ऋण या फिर सरकारी सहायता दिला करके उनको स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनाना, यानी कि उनके अंदर कुछ भी अगर थोड़ी बहुत भी कौशल है तो उनको काम में लगाना, स्वरोजगार देना उनको। काम के बदले अनाज, नेशनल फूड फॉर वर्क, यानी कि नवंबर 2004 में कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। इसमें 150 सबसे पिछड़े जिलों में स्टार्ट किया गया था ताकि गरीबों को मजदूरी के साथ भोजन भी मिल सके। कितने उसमें जिलों में स्टार्ट किया था, 150 जिलों में स्टार्ट किया था नवंबर 2004 में, काम के बदले अनाज। फिर है राशन कार्डों में BPL, इसका क्या पूर्ण रूप है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। ये कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी आय सरकार द्वारा निर्धारित निर्धनता रेखा से भी नीचे होती है। सरकार की दुकानों को क्या कहा जाता है, जो सरकारी दुकान होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उचित दर वाली दुकानें या फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। यहाँ पे बाजार से कम कीमत पे अनिवार्य वस्तुएं जैसे अनाज मिल जाएगा, चीनी, केरोसिन, ये वगैरह ये सारी चीजें वहाँ पे मिलती हैं जिनको बोलते हैं राशन दुकानें। MSP की घोषणा कौन करता है, MSP की घोषणा करते हैं केंद्र सरकार की सिफारिश पे। कृषि लागत और जो मूल्य आयोग है CACP की सिफारिश पर सरकार हर साल फसल सत्र से पहले इसको घोषित करती है, इसको बोलते हैं MSP। हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव कौन सी 2 फसलों पे था, गेहूं और चावल पे। इसका उत्पादन जो था वो 5 गुना बढ़ गया था और इतनी अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी जिसको हमने गेहूं क्रांति का नाम दिया। सब्सिडी से क्या अभिप्राय है, सब्सिडी का मतलब है सरकारी सहायता।
सरकार द्वारा किसी वस्तु जैसे कि खाद हो गया, अनाज हो गई, उनकी कीमत का एक हिस्सा खुद वहन करना ताकि आम जनता को वो सस्ता मिल सके, उसको बोलते हैं हम सब्सिडी। साक्षरता दर की बात करें तो केरल में कौन सा राज्य है शीर्ष पे, क्योंकि केरल में क्या उन्होंने गरीबी किस वजह से कम की थी, शिक्षा से, शिक्षा और स्वास्थ्य से। तो केरल में मानव संसाधन पर सबसे अधिक निवेश किया गया, जिसके कारण वहाँ पे साक्षरता दर 94% से भी अधिक हो गई। मानव संसाधन में दो चीजें ऐड होती हैं, एक तो शिक्षा आपकी और दूसरा आपका स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य हो और अच्छी शिक्षा हो, लोग शिक्षित हो और स्वास्थ्य बढ़िया हो, दोनों चीजों को ऐड किया गया है मानव संसाधन में। और केरल में इसी के ऊपर चीज जोर दे करके उन्होंने गरीबी कम की थी। निर्धनता को मापने का सबसे सामान्य तरीका क्या है, तो सबसे सामान्य तरीका है आय या फिर उपभोग का स्तर। यदि किसी भी व्यक्ति की आय या फिर खर्च एक निश्चित न्यूनतम स्तर से भी नीचे है तो उसको हम निर्धन मान लेते हैं। तो निर्धनता को मापने का स्तर है उसकी आय या उसके उपभोग का स्तर क्या है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना जाने से पहले क्लास किस किस बच्चे ने कंप्लीट देखी है, क्योंकि लेंथी हो जाती है ना क्लासेस, तो बच्चे मेरे को लग नहीं रहा कि कंप्लीट देखते होंगे। वैसे भी मेरे को स्टूडियो से पता चल जाता है कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि क्लास को कंप्लीट देखते हैं। बीच में ही कोई हाफ देखता है, कोई कुछ थोड़ी ज़्यादा देखता है, इस तरह से भाग जाते हैं। तो क्लास को कंप्लीट देखा करो, क्योंकि लास्ट में ही हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में निकल के आ जाए, तो बाद में पछताने से क्या होगा भाई। अभी देख लो ना, अभी मिल रहा है आपको सारी चीज़ें, ऐसे दूध से मक्खन निकाल करके सारी चीज़ें। जैसे एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो इतनी जल्दी जल्दी आप नहीं कर पाओगे। वही चीज़ें आपको 1 घंटे में पूरा की पूरी आपको बुक मिल रही है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल करके आपको सामने आ रही हैं, तो आप पढ़ लिया करो। एग्ज़ाम का भरोसा नहीं है, मार्च के लास्ट तक, लास्ट वीक की बातें चल रही हैं वैसे तो यूट्यूब पे, पर हो सकता है मार्च के लास्ट में भी हो या फिर अप्रैल में, जून में, कभी भी एग्जाम हो सकता है ना आपका। अपनी अपनी तैयारी आप अच्छी से रखो। एग्जाम वालों को क्या, कभी भी निकाल देंगे, तो आप अपनी तरफ से तैयार होने चाहिए एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। फीडबैक एक मिल जाता है ना, तो एक मन में थोड़ा ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करती हूँ तो कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय। अच्छे से तैयारी करो और अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य है, आज के चैप्टर में हमने 2 ही चीज़ें पढ़ी ना, इनके ऊपर ही जोर दो। अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य पे, अपने परिवार पे भी इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।